सिंह साहब 89 बैच इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर हैं। 89 बैच यानी मेरे से सामने जो जितने यंग बैठे हैं उनकी लाइफ से भी ज़्यादा उन्होंने ट्रेड में काम किया है। इंडियन ट्रेड सर्विस का काम ये होता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना, फंडामेंटल काम हो, प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, WTO ऐसी साइड संभालना, प्लस उसके ऊपर जो होता है कि आपने जितने भी फॉरेन रिलेशंस देखते हैं, खास करके कॉमर्स के बारे में, उसको भी संभालना होता है। साहब ने लंबा 30 साल का एक्सपीरियंस प्लस है। उसमें साहब ने जयपुर, राजकोट, अभी सूरत, उसके पहले दिल्ली वगैरह वेरियस पूरे लगभग इंडिया के सारे कोने में काम किया है। तो उनको ट्रेड का पता है, अंदर की चीज़ें कि ट्रेडर्स कैसे काम करता है। क्योंकि मेरा और साहब का तो मेरे लाइफ जितना एक्सपीरियंस है उसमें वो जानते हैं कि ट्रेडर को क्या प्रॉब्लम, मिस लंबा एक 3 युग देख चुके हैं। 90s के पहला का, 90s का, 2005 के बाद का और GST के बाद का, 3-4 लंबे लंबे युग देख चुके हैं। पूरा 1 घंटे का डिटेल प्रेजेंटेशन है, कैसे एक्सपोर्ट चालू किया जाता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, बायर्स कैसे होते हैं, इनकोटम्स जो आपको थोड़ा, तो 1 घंटे में हम पूरा रिकैप प्लस आपको कंपाइल वे में बताएंगे कि कैसा है। बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन है, तो टाइम ज़्यादा ना करते साहब को मैं, साहब प्लीज़। परम श्रद्धेय नवीन जी, पांड्या जी, मेरे अनुज भ्राता सुबित शाह जी, और इस मैनेजमेंट एसोसिएशन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया। इनफैक्ट बुधवार को मेरे गले का ऑपरेशन है, तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उसके बावजूद भी मैं जहाँ भी एक्सपोर्टर खड़ा होगा वहाँ पर मैं जाना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि मीटिंग में तो मैं अवश्य जाऊँगा। हो सकता है बुधवार के बाद 10-15 दिन के लिए ये वाणी आपको सुनने को नहीं मिले, क्योंकि गले का ऑपरेशन है, देखते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम तो मैं इस पवित्र धरा को नमन करता हूँ जहाँ पर गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत किया था, और यहाँ पर एक से एक भारत की बड़ी हस्ती जैसे जमशेदजी टाटा, टाटा इंजीनियरिंग, टाटा ग्रुप ने यहाँ पर जन्म लिया। इसी के साथ साथ MB डायमंड 1950 में जब भारत में डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग शुरू की थी, तो भारत की सबसे पहली जो फर्म थी वो MB डायमंड नवसारी की ही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर द ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा दिए जाने वाले दादा भाई नारोजी ने भी जन्म लिया था, जो एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता के, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। मित्रों, आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि जनरली आप नवसारी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सुनते हों। यहाँ से बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, और जो एसोसिएशन ने आज जो बहुत बड़ा प्रयास किया है, जिसमें कि हम लोगों को बुलाया और इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और निर्यातक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और ताली बजाना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आज संडे के रोज़ आप रोज़ यहाँ पर पधारे। मैं आपको ये बताऊँगा, सूक्ष्म रूप से बताऊँगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, और भारत सरकार की उसमें क्या क्या पॉलिसियाँ हैं। मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और उसका जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर होता है उसके बारे में मेन रूप से बताऊंगा। उसके साथ साथ योजनाओं का जो विवरण है डिटेल में सुबित साहब आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एडिशनल DGFT का जो ऑफिस का ज्यूरिडिक्शन है वो है, जिसमें कि सूरत, तापी, नवसारी, द डांग्स एंड वलसाड 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर में हैं, और बल्कि 3 ही डिस्ट्रिक्ट कहूँगा मैं तो, क्योंकि सूरत तो हमारा है ही। मैं आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा था। आप में से कोई बता सकता है एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? आर यू अवेयर दैट व्हाट इज द एक्सपोर्ट? बताइए।
Yes, that is correct. And what is import? हाँ, जब कोई भी सामान बाहर से आयात होता है तो वो इम्पोर्ट कहलाता है, जिसको हम किसी भी मोड से किसी दूसरे कंट्री से अपनी सीमा पार से यहाँ पर लेकर आते हैं, उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखिए इकोनॉमी जैसा सुमित शाह ने बताया था, इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्री मिक्स्ड इकोनॉमी थी, 199 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। पोस्ट एक्सपोर्ट था, पोस्ट एक्सपोर्ट है। लिबरलाइजेशन ये सन 90 से शुरू हुआ और आज तक भी लिबरलाइजेशन होते होते इस डिपार्टमेंट का बिल्कुल टोटली ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो 1 नेशन 1 टैक्स का चल रहा है। एक्सपोर्ट शुड नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के तहत सारी स्कीमें बनाई जाती हैं और आपको उनको रीएम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन कभी किसी स्कीम में प्रॉब्लम आती है, WTO में कहा जाता है कि भाई आप ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, आप कैश इंसेंटिव डायरेक्ट एक्सपोर्ट को दे रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर वाद विवाद होता है और कंट्री हमारे अगेंस्ट में फाइल कर देती हैं। आपने पहले देखा होगा, पहले DEPP स्कीम थी, वो इसी वजह से डिसकंटिन्यू हुई। फिर अब ये MEIS है, उसका भी डिसकंटिन्यू होने का चल रहा है। अभी 31 मार्च तक तो MEIS लाइव है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज टोटली फ्री विद वेरी लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस। 96 नहीं बल्कि 98% के आसपास टोटली फ्री है। 2% का ज़रूर प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखा गया है। उनको क्यों रखा गया है? जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसको एक्सपोर्ट कर दे तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में हैं, जिनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है कि एक्सपोर्ट उसको कर सकते हैं बट उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लेकिन SEZ में ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। टू डिसाइड प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस क्वालिटी योर डिसीजन, प्रोडक्ट शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, नॉट टैक्सेड। मैंने बताया था आपको कि आप केवल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगते हैं, जैसे आप लोकल कोई माल प्रोक्योर करते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स लेता है। अभी तो GST आ गया, GST लेता है। फिर उसको प्रोसेस करके आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो लोकल टैक्सेस जितने भी लगते हैं दैट हैज़ टू बी रिएम्बर्स्ड। वो हम देखते हैं जब पॉलिसी बनती है किस आइटम पर कितना टैक्सेशन आता है, उसके हिसाब से ही उसका रेट डिसाइड होता है। आइटम कैसे फाइंड करें, कौन कौन से आइटम है? इसमें मेन जो है योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रोडक्ट से आपको प्यार है, जिसमें आप पूरी तरह से अच्छी तरह स्टडी है और जिसका डाटा एनालिसिस किया हुआ है आपने, आप केवल उसी प्रोडक्ट में जाएं। ऐसा नहीं है कि इनको मूंगफली में बहुत फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी मूंगफली एक्सपोर्ट करने लग जाऊं, या मेरा जिसमें रुचि नहीं है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में मैं घुस जाऊं। वो एक ठीक बात नहीं है। दैट विल बी ए रॉन्ग डिसीजन एंड उसके बाद ही लोगों का पतन शुरू होता है। सप्लाई डिमांड और सप्लाई का देखना पड़ेगा। जब आप वर्ल्ड के डाटाज का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा किस कंट्री में किस माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किस कंट्री में ज़्यादा उत्पादित हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना प्रोडक्शन किए हुए किसी दूसरे कंट्री जो चीप में आपको खरीद दे सकता है, उसको इंपोर्ट करके उस पर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आप किसी दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहां उसकी डिमांड है। प्राइस कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी आती है। इंजीनियरिंग मशीन्स, सिरेमिक, ब्रास, फिश का काफ़ी बहुत बड़ा डिमांड रहता है। जितनी भी उत्पादित होती है सब विकसित देशों में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें फाइटोकेमिकल
और दो तीन तरह के केमिकल्स होते हैं। इसी तरह का मूंगफली है जिसमें अगर कोई भी किसी भी तरह का फॉल्ट पाया गया तो आपकी कंपनी तो गई, बल्कि इंडिया से वो उसका इंपोर्ट ही बंद कर देते हैं। तो उनमें पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट फाइंड आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन नंबर एक हार्मोनिकल कोड होता है। वर्ल्ड में हर प्रोडक्ट को कैसे जाना जाए, तो उसके आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन नंबर दिए हुए हैं। आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन का एक काफ़ी बड़ा किताब आता है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और आज तो आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे कि ये आइटम है मेरा, इसका आईटीसी एचएस नंबर क्या है, तो आपको आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट फाइंड आईटीसी एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स वेजिटेबल 15-16 वही उसी तरह के हैं। मतलब आप किताब खोल के देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, या किसी भी प्रोडक्ट का आप सर्च करेंगे कि इसका आईटीसी नंबर क्या है, तो वो गूगल पे आसानी से मिल जाता है आपको। चैप्टर नंबर मतलब फर्स्ट दो डिजिट जो हैं वो चैप्टर नंबर की हैं। 9 चैप्टर का हेडिंग नंबर 02, सब हेडिंग नंबर 4040 इस तरह से होते हैं। तो ये हार्मोनिकल है, ये 10 डिजिट में होता है, 8 डिजिट में है शायद, 8 डिजिट में होता है। 8 डिजिट में एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड इस प्रोडक्ट को माना जाता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देते हैं लोग बाग। एक अदर्स कैटेगरी है, उसमें किसी भी आइटम को जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है उसमें डाल देते हैं गलती से कई बार लोग। तो आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन नंबर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो वही है, हमारी डीजीएफटी की वेबसाइट पर भी आप इनको देख सकते हैं, dgft.gov.in। फाइंड योर आइटम टाइप, सी इम्पोर्ट पॉलिसी, सी एक्सपोर्ट पॉलिसी। अभी तो फीओ का पोर्टल है, उस पर आप अगर किसी प्रोडक्ट का आईटीसी एचएस नंबर डालेंगे तो उसके साथ साथ ही आपको ये पता लग जाएगा कि इसके एक्सपोर्ट पर कितना बेनिफिट है, कौन सी पॉलिसी इसके ऊपर एप्लीकेबल है, फ्री है या नहीं है, ओजीएल में है या नहीं है, या रेस्ट्रिक्टेड आइटम है। वो सब चीज़ आपको आसानी से गूगल पे मिल जाती है। 4 कैटेगरी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। एक फ्री है जो टोटली फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई लाइसेंसिंग नहीं है, आप ड्यूटी पे करो, इंपोर्ट करो, और अगर एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। रेस्ट्रिक्टेड, जैसा कि मैंने बताया था, रेस्ट्रिक्टेड होगा आइटम, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके अगेंस्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसटीई, ये कैनलाइज्ड एजेंसीज हैं। एसटीई, एसटीसी, एमएमटीसी, ये कैनलाइज्ड जो आइटम होते हैं, इनको इंपोर्ट करने का अधिकार केवल उन्हीं को दिया गया है। जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए इंडियन ऑयल वगैरह इनको ही ऑथराइज किया हुआ है। और चीनी वगैरह ऐसे जो आइटम हैं जो रेस्ट्रिक्टेड में हैं अदर्स के लिए, वो इसमें बड़ी बल्क क्वांटिटी के आइटम जो होते हैं वो इस एसटीई में आते हैं। प्रोहिबिटेड मीन्स नथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड। ये 4 कैटेगरी हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि किस आइटम में कौन सा मार्केट ऐसा है जो हमको हम पकड़ सकते हैं उसको, और कौन सा आइटम कहाँ से पता लगे, उसके डाटा कहाँ से पते लगे। तो ये 2 साइट दी हुई हैं, इनमें से आपको आराम से DGCIS के डाटा हैं उनकी तुलना करके आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस आइटम का डिमांड ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर क्या उपलब्ध है, क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि लंदन में खाली 65,000 मेट्रिक टन मूंगफली का दाना खाली कबूतरों को चुकाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है। तो गुजरात में मूंगफली का बहुत अच्छा उत्पादन है, और जब मैं राजकोट में था तो मैंने देखा था बहुत सारे लोग मूंगफली बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते थे। ज़्यादा कोई मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं है, खाली बायर चाहिए और उनके फाइटोकेमिकल वगैरह के जो नॉर्म्स हैं
वो बिल्कुल पक्के उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर एक दाने में भी कुछ भी निकल गया तो फिर वो पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये एक ग्राफ है आइस गेट का सर्वर, हमारा सर्वर और आइस गेट का सर्वर किस तरह से काम करता है वो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। आगे चलिए। ये इंडियन ट्रेड पोर्टल एक फियो का साइट है। फियो के साइट पे इंडियन ट्रेड पोर्टल दिया हुआ है। आप किस कंट्री में किस आइटम की डिमांड है, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट का डाटा भी साथ के साथ वहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपको इस आइटम का सस्ता पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है। जैसे हमको यहाँ बैठे हुए पता नहीं है, मेरे को अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके मैन्युफैक्चरर तो 10 कंट्री हैं, लेकिन इंपोर्ट किससे करूँ जो मेरे को वाइबल हो। तो वहाँ से ये जानकारी आराम से मिल जाती है। फाइंड बायर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बायर कैसे कहाँ से मिले, तो बायर को मिलने के ये सिस्टम्स हैं जिनसे आप इंपोर्ट का पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ से हमको इंपोर्टर मिलेगा। एक्सपीरियंस से मिलते हैं। कई लोग जो यहाँ पे डायमंड वगैरह में अच्छा बिजनेस करते हैं उनको पता है कि किस तरह से डायमंड के बायर कहाँ कहाँ, उनको रफ भी जब इंपोर्ट करते हैं तो उसी टाइम उनको पता होता है कि कहाँ एक्सपोर्ट करना है। बिजनेस प्रमोशन वेबसाइट हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं। आप भी अपने प्रोडक्ट का वेबसाइट बना के वेबसाइट पर डालें, फियो की वेबसाइट पर डाल दें, तो आपको जिस तरह से हम सर्च करते हैं बायर के लिए उसी तरह से फॉरेन कंट्री वाले भी सर्च करते हैं कि हमको कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिलेगी। इंडिया में एक ही चीज़ का रेट, यहाँ मूंगफली का भाव 100 रुपये किलो है, तो जहाँ पैदा नहीं होती है वहाँ पे उसका भाव 200 रुपये किलो है। तो वो ये देखेगा कि भाई सबसे नीचे कोटेशन किसका है और सबसे अच्छा मूंगफली कहाँ पैदा होता है, उसको उसके बारे में पता लग जाएगा। रेफरेंसेस से पता लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, कमीशन एजेंट, इनसे भी बायर मिलते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में कमीशन एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको कहेंगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को फलां कंट्री में बिकवा सकता हूँ, क्योंकि उसके रिसोर्सेज हैं वहाँ पर। वो कमीशन लेता है बीच में और आपको बायर का ऑर्डर दिलवा देता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एग्जीबिशंस में हिस्सा लें। जो एम्बसीज वगैरह में भी कई बार एग्जीबिशंस होती हैं, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें वहाँ पर। इसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तो एक लड़का मेरे पास आया करता था, यंग एंटरप्रेन्योर था। वो उसको खाना बनाने का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा खाना बनाता था और उसको पिकल्स बनाने में और ये चटनी बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उसकी जो प्राइसिंग थी वो बड़ी हाई थी, मतलब 200 रुपये में एक बोतल मिल जाए डोमेस्टिक मार्केट में उसी मिक्स अचार की, तो वो जो अचार बनाता था वो 600 रुपये से कम नहीं आता था, क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट उसमें ओरिजिनल यूज़ करता था। हिमाचल जाता था, उसने एक बाग लॉन पे ले रखा था, उसमें सारे फ्रूट्स वगैरह उगाता था, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स थे सबको खुद उगाता था और खुद ही उसको अब अचार को सड़ने से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, वो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता था। वो उस अचार में खाली मधुमक्खी का जो छत्ता होता है खाली, उसको थोड़ा सा तोड़ के और उसको डाल देता था, जिससे कि वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव का फिर भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस नेचुरल चीज़ से वो कभी भी ख़राब नहीं होता था अचार। तो मेरे पास आया, बोले साहब एक ये प्रोडक्ट मेरे को एक्सपोर्ट करना है। मैंने कहा इस प्रोडक्ट को डिमांड तो है, लेकिन किस रेट में करोगे? बोले साहब मेरा प्राइसिंग इससे नीचे नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई बायर नहीं मिलेगा यार। तो अचानक एक दिन मेरे पास ओबेरॉय होटल वाले आए, तो वो मेरे पास ही बैठा था। तो
मैंने कहा यार ओबेरॉय में तुम इसका अचार ट्राई करके देखो। तो वो बोला कि साहब ठीक है, मेरे को सैंपल लेके आप इसको भेज देना, मैं देखता हूँ। उन लोगों को वो बड़ा अचार पसंद आया उसका। और ओबेरॉय में कॉस्टिंग इज नॉट ए मैटर, वहाँ A1 क्लास चीज़ चाहिए। फिर बोला कि साहब यहाँ जो मैं कांच की बोतल ख़रीदता हूँ वही 2 रुपये में मिलती है मेरे को। तो मैंने कहा चाइना से इंपोर्ट करो। तो इंडियन बोतल से सस्ती, डिजाइन में अच्छी, 60 पैसे में उसने बोतल इंपोर्ट किया, तो 1.5 रुपया उधर बच गया उसका। फिर मैंने कहा इसकी पैकिंग को चेंज करो, ऊपर से इसमें टाट लगाओ ऊपर और उसको सुतली से बांध दो, दैट विल बी लुक लाइक ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। तो उन्होंने 600 रुपये में उसको इतना बल्क ऑर्डर दिया। वो बोला साहब मेरे पास तो अब कुछ जगह ही नहीं है इसको सप्लाई करने के लिए, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है। मैंने कहा करो, आगे बढ़ो। फिर उसने किसी दूसरे से और लोन लेके फिर उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसको दिया। फिर एक दिन अमेरिकन एम्बेसी में, सॉरी साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम उस एग्जीबिशन में जाओ। बोले साहब 1 लाख रुपए लगता है वहाँ एग्जीबिशन में, छोटी सी दुकान का पार्टिसिपेशन करने का 1 लाख रुपए लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तुमको। गया वहाँ पे, शाम तक खड़ा रहा। इवन आई हैव गॉन टू सी दैट एग्जीबिशन। मैं देखा उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है बेचारे के लिए। मैंने कहा ये तो बड़ा ख़राब हो गया। आई फील गिल्टी कि भाई मेरे कहने से इसने दुकान लगाई। शाम के टाइम जब एम्बेसी वाले लोग निकले वहाँ से, तो वो सबका टेस्ट कर रहे थे सारे प्रोडक्ट। तो वो घूम घाम के सारे उसके स्टॉल पे इकट्ठे हो गए। वो बोले कि हाउ मच यू कैन सप्लाई, हमको बहुत पसंद है। तो उसने कहा साहब एट प्रेजेंट तो मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप बताओ कितना चाहिए। तो उसकी कैपेसिटी का 6 गुना ऑर्डर उन्होंने वहाँ के वहीं दे दिया कि साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट कर दीजिए। नाउ ही इज़ वेल। तो कई बार क्या होता है कि क्लिक होने वाली चीज़ है, प्लस डेडिकेशन। वो आदमी इतना डेडिकेटेड था, अभी भी 32-34 साल का हो गया, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, अकेला ही उसी में लगा रहता है इतना डेडिकेटेड है। नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं आता है पहले मैं सेटल हो जाऊं अच्छी तरह से, उसके बाद मैं मैरिज करूंगा। जनरली तो क्या है कि घर वाले डिसीजन लेते हैं कि भाई अब शादी कर देनी है। और दिल्ली की वेल नोन पर्सनैलिटी का बेटा है वो, मतलब कागज़ में और प्रिंटेड कागज़ों में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बोलता है नहीं, मैं फादर से अलग बिजनेस करूंगा, मेरे को इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। तो मैं उदाहरण के रूप में बता रहा था कि until unless you don't love with any product, पूरी तरह से आप जब तक उसमें घुस नहीं जाएंगे तब तक एक्सपोर्ट करना बेकार है। डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग में बताइए आपको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत अच्छी तरह से मिलता है। अब कई लोग लगाते हैं, कई लोग उसमें असफल हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार ये क्या घिसा घिसी का काम दे दिया, इसमें तो कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, निडर होके एक प्रोडक्ट को चुन लें, फिर उससे तो बहुत सारी दिशाएं मिल जाएंगी आपको। सर्फिंग तो है ही तरीका, आजकल हर मोबाइल में और कंप्यूटर में सर्फिंग का है, तो वो तो देख ही सकते हैं। नेक्स्ट, लेट स्टार्ट एक्सपोर्ट। टेक ऑर्डर, पहले आप ऑर्डर लेंगे, उसके बाद फाइंड CHA। आपको एक अच्छा CHA आपका जो माल निर्यात करवा सके, ऐसा एक अच्छा CHA आपको रखना पड़ेगा। CHA का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से तैयार करवाना, और ऐसा ना हो कि उस डॉक्यूमेंटेशन से आपको नुकसान हो जाए और आपका एक्सपोर्ट नियत स्थान पर पहुंचवा देना, ये CHA का काम होता है। तो मैंने देखा है कि MEIS में एक कंडीशन होती है हमेशा पॉलिसी में कि आपको MEIS तभी मिलेगा जब आप शिपिंग बिल के ऊपर ये लिखेंगे कि वी हेयर बाई डिक्लेयर दैट वी विल क्लेम चैप्टर 3 बेनिफिट अगेंस्ट दिस शिपिंग बिल।
ये डिक्लेरेशन आपने अगर दिया है तब तो आपको चैप्टर 3 का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कितना भी जोर लगा लें, कितना भी जस्टिफिकेशन दें, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ जैसे अभी MEIS में यस नो करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग शिपिंग बिल फाइल करते टाइम यस नो कुछ भी नहीं करते, या फिर गलती से नो पर टिक कर दिया तो आपका बेनिफिट गया। फिल शिपिंग बिल, फाइंड कैरियर, कैरियर आपको कौन सा चुनना है, ये सब CHA का काम, लॉजिस्टिक वालों का काम होता है कि सबसे सस्ता उस कंट्री के लिए आपको जो कैरियर है कंटेनर ले जाने वाला, वो कौन सा सस्ता पड़ेगा और कौन सा इकोनॉमिकल है, जल्दी डिलीवरी देगा, और कौन सा इकोनॉमिकल है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फिल शिपिंग बिल आपको फाइल करना पड़ता है, वो भी CHA का ही काम है। टेक पेमेंट, ये बड़ा कठिन काम हो गया है आज की डेट में, क्योंकि सभी पूरे विश्व में थोड़ा मंदी चल रही है, तो पेमेंट आना है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेमेंट आपका कैसे कंफर्म हो कि आपको पेमेंट मिल ही जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप एडवांस पेमेंट लें, एडवांस पेमेंट इस ज़माने में कोई देगा नहीं आपको, तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें आप कंफर्म इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, खाली LC नहीं, LC में आपको पैसा नहीं मिलेगा, कंफर्म इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके अगेंस्ट में अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो माल पहुंचते ही बैंक आपको पैसा दे देगा। इसके अलावा किसी भी टर्म में अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको पैसा मिलने की, विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज़ और कई कंट्री ऐसे हैं जिनमें पेमेंट अटक जाता है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही ECGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज उनको भी बुलाया था, वो आए नहीं, उसमें उसका रिस्क कवर लेके आप एक्सपोर्ट करें तो भी आपके पेमेंट की गारंटी होती है, क्योंकि बायर की क्रेडिटेबिलिटी वो चेक करते हैं, कंट्री की क्रेडिटेबिलिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही वो रिस्क कवर आपको देते हैं, और रिस्क कोई डिस्प्यूट भी हो जाए तो ECGC उसमें काफ़ी मदद करता है। पेमेंट आ गया, उसके बाद बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पहले बैंक पूरा सर्टिफिकेट भर के आप ले जाते थे, 200 रुपया पर BRC का शायद चार्ज भी देना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये DGFT का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ग्रेट सक्सेस प्राप्त किया कि BRC को ऑनलाइन कर दिया, और DGFT से डायरेक्ट लिंक्ड है, शिपिंग बिल और BRC दोनों को रिलेट हो गया है। तो BRC आजकल आपको पहले चक्कर लगाने पड़ते थे, आपके कंप्यूटर पे ही बैंक जैसे ही जनरेट करेगा आपको पता लग जाएगा, आप जाके उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं उनसे। रजिस्टर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, एक एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 36 डिपार्टमेंटों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से, अगर आप ओवरऑल लगाएंगे A से लेके Z तक, जब से आपने एक्सपोर्ट करने का सोचा और जब तक एक्सपोर्ट किया और इंसेंटिव तक आते आते करीब 36 डिपार्टमेंटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट कम हो गए हैं, और साथ ही साथ E-गवर्नेंस के माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर दिया करते थे, IEC नंबर। तो मैं सन 90 में जब एंटर हुआ सर्विस में, तो मैं देखता था बहुत बड़ी लाइन हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थी। उस टाइम हमको कहा जाता था असिस्टेंट चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो कंट्रोलर हमसे भी नीचे होता था, लेकिन लगता ऐसा था कि हेड ऑफ द ऑफिस यही है। और मजाल है एक्सपोर्टर की कि कोई आदमी उसके चैम्बर में घुस जाए, कंट्रोलर साहब हैं। तो मैंने पूछा कि ये लाइन क्यों लगी रहती है? बोले साहब ये IEC कोड के लिए आते हैं, इसके लिए एक कमेटी होती है। वाकई कमेटी होती थी, और उसमें कमेटी में केस को लगाया जाता था। हर 15 दिन में 20 दिन में एक कमेटी होती थी। फिर
उसको ये ठीक लग रहा है, ये शायद एक्सपोर्ट करेगा, अच्छा कोई क्राइटेरिया नहीं था, इसको दे दीजिए 6 महीने के लिए टेम्परेरी दे दीजिए, एक्सपोर्ट करके आएगा तो उसको परमानेंट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वो ज़माना सब गया। आप घर बैठे बैठे आप ई पेमेंट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन का फ़ी है, आप घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली डाउनलोड करके टिक कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, आपके पास आईईसी कोड नंबर 24 आवर्स में अपने आपके कंप्यूटर पे ही आ जाएगा। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत अंतर है। अब भी डिपार्टमेंटों के इतने चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। इस तरह से मीटिंग करने, कभी कोई हेड ऑफ़ द ऑफिस और एडिशनल डीजी तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हेडक्वार्टर में केवल 4 हुआ करते थे उस टाइम। एडिशनल डीजी मतलब जैसे पहले पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, आईजी साहब का रोल, कई डिस्ट्रिक्टों के ऊपर एक आईजी होता था, उस तरह का रोल उसका। केवल हेडक्वार्टर के अलावा दूसरी जगह कहीं कोई पोस्ट नहीं थी। ये तो सौभाग्य से अब जाके हम एडिशनल डीजी बने हैं। सुविधा भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी गति पकड़ ली है प्रमोशंस के मामले में। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि पहले एक्सपोर्टर चक्कर लगाता रहता था, अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक्सपोर्टरों को जाके छोटी छोटी जगह पर जाकर ये बताएं कि कैसे एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं। कम से कम हमारी शक्ल दिखे उसको, तो ऑफिस में आने में तो कम से कम नहीं घबराए। पहले तो लोग घबराते थे कि भाई इसके पास कैसे जाएं, एडिशनल डीजी लिखा हुआ है, तो एडिशनल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जॉइंट डायरेक्टर लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है बंधुओं, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आएँ। मैं 3 बजे बाद बैठ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेवलपमेंट कमिश्नर सूरत सेज का भी काम है, लेकिन जाता ज़रूर रोज़ाना हूँ। 3 बजे से 6 बजे तक मैं वहाँ पे बैठता हूँ। जो सुविध से सुलटारा नहीं होता है उसका मैं जवाब देता हूँ। और मोस्टली मेरे को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि सुविध काफ़ी कैपेबल ऑफिसर है, उससे बड़े अच्छे अच्छे निर्यात बंधु के प्रोग्राम किए हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में जितने अच्छे उसके नेतृत्व में निर्यात बंधु प्रोग्राम हुए हैं वो कहीं भी नहीं हुए। और अभी भी एक्सपोर्टर से उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। कल मैं डीजीएफटी हेडक्वार्टर में था, मिनिस्ट्री में था परसों, तो वो लोग मेरे को कह रहे थे कि साहब एक सूरत का नवीन डीजी है, उसने हमको इतना परेशान कर रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, फिर मैसेज में करता है, फिर ईमेल करता है, फिर चिट्ठी लिख देता है। तो मैंने कहा भाई जब लॉजिकल पॉइंट हैं तो आप उन पर विचार क्यों नहीं करते हो। तो लास्ट चिट्ठी मेरे साइन से गया था, तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ आज, मैं कुछ सुनूंगा नहीं। मैंने फिर डीजी को लिख दिया, एडिशनल डीजी नहीं सुन रहा तो मैं डीजी को लिख दिया। डीजी को लिखा तो डीजी ने उस पर लिखा होगा कि भाई ये तो लॉजिकल पॉइंट है, इनको ठीक कीजिए। जैसे ईपीसीजी में इंस्टॉलेशन का पॉइंट है, उसका पब्लिक नोटिस कल मैं खुद बैठ के बनवा के आया कि भाई इसको निकालिए आप, इससे बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने बैठ के उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करवा के डीजी साहब के पास भेजा था। अगर साइन कर दिया होगा तो शायद आ भी गया होगा। 3-4 समस्याएं थी ईपीसीजी में, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों केस। भाई उसमें एक्सपोर्टर का कोई फॉल्ट नहीं है। पहले कहा कि 6 महीने में देना है आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, नहीं दोगे तो पहले कोई प्रोविज़न ही नहीं था। उसके बाद इन्होंने प्रोविज़न डाला कि भाई 6 महीने और दे दिया जाए, उसको 200 रुपये पेनल्टी लगा दीजिए। फिर चेंज किया उसको कि नहीं, 6 महीने से भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको 2 साल तक और बढ़ा दीजिए, 500 रुपये पेनल्टी ले लीजिए। अब 500 रुपया भी पेनल्टी दे रही है पार्टी, और इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। मैंने कहा इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है ईपीसीजी में। आप यही देखना चाहते हैं ना कि मशीनरी इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। वो विद इन टाइम हुई है तो वो सर्टिफिकेट कभी भी दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारे पास हज़ारों केस ऐसे हैं जिनमें 2 साल के बाद देती है पार्टी सर्टिफिकेट, तो उसमें कोई पेनल्टी का भी प्रोविज़न ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया 500 से और तुम्हारा पेट नहीं भरता है तो 700 कर दो इसको, लेकिन ये टाइम लिमिट निकाल दो, दैट विल बी एडिशनल कॉस्ट टू द एक्सपोर्टर।
तो मैंने लॉजिकल समझाया तो बोले हाँ यार बात तो सही है। मैंने कहा इस पर लिखो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कभी भी जमा कराए, रिडम्पशन के टाइम जमा कराए, तुम रिडीम ही तो कर रहे हो केस को, और क्या कर रहे हो। तो खुशी का न्यूज़ ये है कि शायद पब्लिक नोटिस आज कल में इश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने इंस्टीट्यूशन से, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि कम से कम 36 डिपार्टमेंटों से गुजरना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन तो ये हैं, आप भले ही नोट नहीं करें, आप चाहें तो हम प्रेजेंटेशन का कॉपी आपको दे देंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स एंड जीएसटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, वही जीएसटी कमिश्नरेट हो गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। हाँ, आपको आईईसी लेने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे संबंधित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं और उसके बिना एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट ए रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर। ईसीजीसी मैंने बताया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए आपको चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक, एग्जिम बैंक वगैरह, जहाँ से पहले लोन भी लेना है आपको, फिर बाद में बैंक सर्टिफिकेट लेना है। लॉजिस्टिक, फ्रेट फॉरवर्डर, शिपिंग लाइंस, ये भी, इसमें भी जाना ज़रूरी है। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी जाना पड़ेगा। डीआईसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन है सब। डाटाबेस, ये डाटाबेस वहाँ से लिया गया है। इतने सारे डिपार्टमेंट, तो ये मेन डिपार्टमेंट है। अच्छा, किन किन के साथ रिलेशन आपको रखना पड़ेगा मैनेजमेंट में? एम्प्लॉइयों के साथ। एम्प्लॉय हैंड होल्डिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वही लोग करते हैं, अपन के बार उसका सुपरवाइजिंग करते हैं। एजेंट मतलब आई डोंट प्रेफर एजेंट्स एक्चुअली, लेकिन चूँकि आदमी नया होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानता है, तो इसलिए लोग वाग उसके पास जाते हैं, भाई हमारी एप्लीकेशन बना दो। उसका रात दिन का काम होता है तो वो बना देता है। चार्टर्ड इंजीनियर, ईपीसीजी में आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फिर उस मशीनरी के जस्टिफिकेशन के लिए आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एडवोकेट, अगर कोई लीगल समस्या आ जाए तो एडवोकेट को भी आपको रखना पड़ेगा। कस्टम हाउस एजेंट, CHA जो मैंने बताया था, जो कि आपका शिपमेंट करवाएगा। लॉजिस्टिक्स, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा मेरे को सस्ता पड़ रहा है। और कंसल्टेंट, इस वर्ड से मेरे को बड़ी एलर्जी है एक्चुअली, बिकॉज रियल में अगर कोई कंसल्टेंट है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कंसल्टेंट का काम होता है कि एक झटके में पार्टी उसके पास जाए तो उसको ये बता दे कि साहब ये लाइसेंस आप ले रहे हो, इसमें आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। अब भी मैं वर्तमान में सूरत में काम करता हूँ, तो मैंने सूरत में ये देखा है कि 90% लेडीज़ प्रोपराइटर। मैंने कहा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का तो काम यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, ईपीसीजी लाइसेंस लेनी आती हैं, 2 करोड़ रुपए ड्यूटी सेव्ड है, आपका इनकम कितना है पर एनम? 2 लाख रुपया। पैसा कहाँ से आया? 50 लाख मेरा भाई ने आपा है, 50 लाख माई फलां रिश्तेदार ने आपा है। तो मैंने कहा ये पैसा, और 95 लाख कोऑपरेटिव बैंक ने लोन दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि 2 लाख रुपए पर एनम इनकम वाले को 95 लाख रुपए का लोन कैसे बैंक दे सकती है। लेकिन कंसल्टेंटों ने वहाँ ऐसा माहौल किया हुआ है। अच्छा, लाइसेंस दे तो मर गया आदमी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करे। 90% डिफ़ॉल्ट है हमारे यहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में 90% डिफ़ॉल्ट है। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप कोई भी लाइसेंस लेने से पहले
आप उसके बारे में सोचें। फील फ्री टू कम टू अस, हम आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी बताएंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या क्या परिणाम होंगे उसके। अच्छा, कंसल्टेंट का काम है गुड़ी गुड़ी बताना। लाइसेंस मिल गया, 2 करोड़ की ड्यूटी बच गई, आप बहुत बढ़िया हो गए, अब तो आप बड़े एक्सपोर्टर हो गए, ये ऐसे ही कह के पैसे हट लेता है। उसके बाद वो उसको ये नहीं समझाता कि इसके बाद में क्या होगा। उसके बाद में हम 6 साल तक बैठे हैं, वो 2 साल में देखते हैं कि भाई काम चला तो ठीक है, नहीं तो मशीन को बेच बाच के औने पौने बेचा और वो रिश्तेदारों को भी खा गया, बैंक वाला घूमता रहा, एड्रेस ही चेंज। जितनी भी डाक खुलती है मेरे यहाँ पे, उसमें से 90% डाक अनडिलीवर्ड आती है। इसका मतलब फर्म ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो मैं जितना प्यार से आपको बता रहा हूँ उतने ही सख्त हैं हम वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा कोई खा नहीं सकता है। हम उसको पूरी कार्रवाई करते हैं और अंत में कलेक्टर के यहाँ पे चिट्ठी भेजते हैं। अगर रिकवरी नहीं होती है, वो वहाँ पे जाके ढोल बजाता है आराम से। मेहरबानी करके आप लाइसेंस लेने से पहले 4 बार सोचें, और सोचने से पहले आप कभी भी आके हमसे डिस्कस करें कि साहब मैं ये लाइसेंस लेना चाहता हूँ, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या नुकसान है। आप 6 साल तक अननेसेसरी कस्टम ड्यूटी और इंटरेस्ट का भार ढो रहे हैं। जब हमारे यहाँ से नोटिस जाता है, अरे भाई आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, जब आपने देख लिया कि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसको ड्यूटी पे करके इंटरेस्ट पे करके साल भर में ही निपटा लीजिए। आपको साल भर में पता तो लग जाता है ना। अच्छा, सीए जो हैं, सीए और कंसल्टेंट, वो इस बात की भी गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ एक्सपोर्ट तो हम करवा देंगे। अब उनके पास पता नहीं कौन सा माध्यम है। मैंने देखा है कि वहाँ पे 8-10 कंपनियाँ टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करती है। सबके शिपिंग बिल उन पार्टियों को थर्ड पार्टी लगा के और उनका एक्सपोर्ट ही वो ही करते हैं। परसेंटेज फिक्स कर रखा है शायद कि इतना % तुमसे ले लेंगे। मुझे लॉजिकली मैं एक दिन कैलकुलेशन करके देख रहा था, तो मैंने कहा इसको बचता क्या है ये समझ में नहीं आती है। 90 लाख रुपए ड्यूटी सेव्ड लिया, 1 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी बन रही है, तो क्या फ़ायदा है 90 लाख रुपए का ड्यूटी सेव कर लाइसेंस लेने का। लेकिन लेना है, और अगर नहीं दो उनको तो पीएमओ में सीधा कंप्लेंट करते हैं। आ मानस माने तंग करे छे, हैरान करे छे। मैंने कहा यार बड़ा अजीब हिसाब किताब है। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। वी हैव टू टेक केयर। कोई भी कंसल्टेंट कोई भी झांसा दे। मैंने देखा है यहाँ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी में बिना किसी बैंक सर्टिफिकेटों को ही टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी क्लेम करते हैं लोग वहाँ। मतलब भारत सरकार से अलग सरकार इन लोगों की चलती है। डीजीएफटी आपको क्या क्या देगा, इंसेंटिव्स देगा, जैसे MEIS है, SEIS है, ये सर्विस एक्सपोर्ट वालों के लिए है, सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन है, अगर किसी को माल इंपोर्ट करना है ड्यूटी फ्री, उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना है, तो उसको हम एडवांस लाइसेंस देते हैं। आप लाइसेंस लेके ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करके आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट आ जाए, शिपिंग बिल आ जाए, आपका केस रिडीम करवा लीजिए, ख़त्म हो गया, फिर दूसरा लाइसेंस ले लीजिए। DFIA ये तो मृतप्राय स्कीम है लगभग। इसमें खाली ये फैसिलिटी है कि एडवांस ऑथराइजेशन, जिस केस के नॉर्म्स भी पहले से फिक्स होते हैं वो भी ले सकता है, और जिसके नॉर्म्स नहीं हैं वो भी ले सकता है। और एडवांस ऑथराइजेशन का मटेरियल फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, आप इंपोर्ट करके उसको बेच नहीं सकते हैं, एक्चुअल यूजर कंडीशन पे है। DFIA जो स्कीम है, उसमें DFIA में आप खाली नॉर्म्स के केस जो हैं उन पे ही DFIA क्लेम कर सकते हैं, और एडवांस ऑथराइजेशन में वैल्यू एडिशन है वो 15% है, जबकि DFIA में जो स्कीम है उसमें मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% है। और DFIA ट्रांसफरेबल है। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, अगर कोई इंग्रेडिएंट आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ प्रीमियम मिलता है, दैट इज़ लॉजिकल। CBEC से ड्रॉबैक मिलता है, सर्विस टैक्स रिफंड मिलता है। अब सर्विस टैक्स तो ख़त्म हो गया, GST रिफंड बोलेंगे उसको।
मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इंडस्ट्री कंसर्न मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं। सेटिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे सेट करें, मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरह का रखेंगे, आप प्रोप्राइटरशिप रखेंगे या पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप को हम थोड़ा रेपुटेड पोजीशन से नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहीं भी माइग्रेट कर जाता है। और लेडीज़ ज़्यादातर प्रोप्राइटर ही आती हैं वहाँ पर, और छांटेगी ये भी ऐसी 80 साल की जो लगे डगे हो। मतलब नेमिंग ऑफ बिजनेस, दिस इज ऑल्सो ए आर्ट, नेमिंग ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस का नाम किस तरह से रखेंगे। मेरी सलाह है कि ट्रेडिशनल नेमों पे नहीं रखें। भोलाराम गोलूचंद, वो कोई इंटरनेशनल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। नेमिंग ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो ए आर्ट एक्चुअली। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं कि किस तरह के नाम रखे जाएं, इंटरनेशनल लिखें या ओवरसीज़ लिखें, कुछ इस तरह का इम्प्रेसिव नाम होना चाहिए। आजकल तो लोगो भी चल गए हैं कि उस लोगो में ही आपका नाम भी आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी आ जाएगा और फिर फर्दर नाम आ जाएगा। इट्स ऑल्सो ए बिजनेस एक्चुअली। अरेंजिंग स्टार्टअप डॉक्यूमेंट लाइक पैन, बैंक अकाउंट और IEC, RCMC, ये होना ज़रूरी है आपके पास। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए आर्ट। मैंने बताया था कि जहाँ डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और जहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाए, आपका रेट वाइबल मिल जाए, वहाँ एक्सपोर्ट करना आपको अच्छा रहेगा। सेलेक्टिंग मार्केट, फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ये भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स का लिस्ट एक्चुअली WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऑफिस बॉम्बे में है। आप किसी भी क्वेरी को भेजेंगे कि भाई इस बायर की क्या क्रेडिबिलिटी है, तो वो भी इसमें सहयोग करता है आपका, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बताएगा। और जैसे कोई बायर कहे कि भाई हमको यहाँ आके मिल लीजिए, अननेसेसरी फॉरेन में जाइए, तो उनका एक सिस्टम होता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वहाँ के वहीं बैठा के पूरी बातें करवा देते हैं सेलर बायर की। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग, ये दिस इज़ ऑल्सो ए आर्ट कि किस तरह से प्राइस पे राज़ी करना है, आपकी प्राइस कितनी होगी और कॉस्ट आपको कितना मिलेगा। सैम्पलिंग, सैंपल भेज के ऐसा नहीं करें कि बहुत बढ़िया सैंपल बनाया और उसके बाद क्वालिटी को सब स्टैंडर्ड कर दिया, इसीलिए ट्रेड डिस्प्यूट भी होते हैं। नेगोशिएशन विद प्रोस्पेक्टिव बायर, आप एक दूसरे के सामने, जैसा मैंने बताया कि WTO यहाँ के यहीं करवा देता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, आप एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेसिंग करें कि भाई कितना टाइम मेरे को इसको मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, कितने दिन में मैं डिलीवरी दे सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप अपने उससे देखें। मोड ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एक्सेट्रा। आजकल LLP भी बनाते हैं लोग बाग। और टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरर होंगे या आप मर्चेंट होंगे या सर्विस एक्सपोर्टर हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह का सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, वो सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। होटल्स हैं, वो सर्विस एक्सपोर्ट में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं। लीगल एडवोकेसी है, वो सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग, तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और जो इधर उधर से इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करते हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। शॉर्ट, नेमिंग ऑफ द बिजनेस शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग प्रोडक्ट एंड ओरिजिन, जैसा कि मैं बता रहा था आपको पहले कि आजकल वो भी आर्ट है, इसके अलग शॉप्स हैं एक्चुअली। नेमिंग ऑफ बिजनेस का, उसी लोगों में ही उसका प्रोडक्ट भी आ जाएगा, आपके नाम के एब्रीविएशन भी आ जाएंगे, सब कुछ उसमें। एंड सफिक्स उसमें इंटरनेशनल या ओवरसीज रखें तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, आजकल लेटर हेड कंप्यूटराइज हो गया, टेलीफोन कोई यूज़ नहीं करता है। इंट्रोडक्टरी लेटर पैड बनवाते हैं। फिर इधर फैक्स है, फैक्स भी लगभग बंद सा हो गया, ईमेल चालू हो गया इसके।
ईमेल, वेबसाइट, कैटलॉग। कैटलॉग भी आजकल कंप्यूटर पे ही जाता है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, लेकिन स्टिल हम वी आर यूजिंग दैट। पैन नंबर ऐसा होता है, बैंक अकाउंट, किसी भी नेशनलाइज बैंक में आप बैंक खाता खुलवाएं, बैंक में पेमेंट का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, दैट इज़ ऑल्सो ए आर्ट। हैचिंग करना, पहले से ही फिक्स करवा लेना रेट, कम ज़्यादा का अगर किसी को अनुभव हो तो। और ये आईईसी है जो ऑनलाइन इशू होता है, आरसीएमसी है, आरसीएमसी भी आजकल ऑनलाइन इशू होती है। अगर आप किसी भी काउंसिल का मेंबर, आप काउंसिल का मेंबर, आप कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मेंबरशिप लीजिए, जो आपका प्रोडक्ट है, और जिसका कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आरसीएमसी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो फीओ से आरसीएमसी ले सकता है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, इकोनॉमिकल प्राइसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड, पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट्स, incentives and scheme of promotion of the product, knowledge, technical if any and experience, district advantage, price, quality, after sale service, culture, habit and association, duty structure, tariff, non tariff, mode of shipment, किस तरह से आप shipment करेंगे। चैप्टर ऑफ ITCHS मैंने बताया था, ये डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट प्रोडक्ट के ITCHS क्लासिफिकेशन नंबर हैं। चलाइए नेक्स्ट। सेलेक्टिंग मार्केट एंड फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव बायर। सेलेक्टिंग माइंड एंड फाइंड मार्केट इंफॉर्मेशन सोर्स से भी आप पता कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ कंसिडरेशंस ऑफ सेलेक्टिंग मार्केट। नेक्स्ट, यही है मार्केट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, फेडरेशन ऑफ फीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड डाटा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल DGCIS, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइज ITPO है, विजिट एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, पार्टिसिपेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो हमारा पेरेंटियल इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हम भी इधर उधर से इकट्ठा करके लगाते हैं इनको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेरियस इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्टर्स, जनरल्स, मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स, बिजनेस प्रमोशन, फ्रेंड्स रिलेटिव एंड एक्विंटेंट, पार्टिसिपेटिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रेड फेयर एग्जीबिशन से भी हमको पता लगता है। इंटरनेशनल येलो पेजेस, एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग, पॉपुलर वेबसाइट्स पर देखने से भी हमको बायरों का पता लगता है। फॉर सेलेक्टिंग मार्केट दीज फैक्टर्स कैन बी कंसिडर। GDP ग्रोथ को आपको देखना चाहिए, किस कंट्री का GDP ग्रोथ कितना है, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है वहाँ की, तभी तो आपको ये डिसाइड होगा कि भाई ये बायर ख़रीदने लायक है या नहीं है, पेमेंट भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। वहाँ ऐसे थोड़ा ही है कि 2 लाख रुपए का रिटर्न भर रहा है और 2 करोड़ की मशीन इंपोर्ट कर रहा है। फिस्कल पोजीशन देखनी चाहिए, वहाँ की सोशल पोजीशन देखनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन उनका कितना है वो भी देखना चाहिए, रिसोर्सेज क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं वहाँ पे, मैनेजियल स्किल किस तरह का है वहाँ पे, कंपटीशन कितना है वहाँ पे। ये बेसिक्स हैं जो एक एक्सपोर्टर के वहाँ इंपोर्टिंग कंट्री के पास होना चाहिए। दैट शुड बी इन डेवलपिंग स्टेज। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस। वैसे गुजरात में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के आदमी को 5 साल का होता है तब से ही पता होता है कि भाई किस तरह का प्राइसिंग करना है। यहाँ अनपढ़ आदमी भी सारी कॉस्टिंग निकाल लेता है। Expenses in customs and central excise, loading charges, freight and insurance, after sales service, product differentiation,
यूनिकनेस एंड ब्रांड इमेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, क्रेडिट ऑफर्ड, एग्रेसिव मार्केटिंग एंड सारी चीज़ों की गणना करके आप किस तरह से प्राइस डिसाइड करेंगे वो आपका सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं हो 2-4 चीज़ें बीच में छूट गई हों और आप नुकसान में आ गए। मैं गुजरात से नहीं समझता ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, नेगोशिएशन विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये मोबाइल मत चलाइए, भले ही प्रेजेंटेशन कॉपी मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, confirmation of export order, production of goods, quality control, finance, labeling, packaging, risk management। अब पैकेजिंग और लेबलिंग इतनी हाई स्टैंडर्ड की है, हम पुराने लोग तो हाथ से पेन से लिख के काम चला लिया करते थे, आजकल कंप्यूटराइज कोडिंग होता है सब पे। और पैकेजिंग भी नंबर 1 की होती है, जो बिल्कुल प्रोडक्ट को डैमेज नहीं हो। डिलीवरी कितने दिन में देंगे, कस्टम्स प्रोसीजर, CHA वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, टेकिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्नॉलेजमेंट है, स्क्रूटनी है, इनकोटर्म्स, नेगोशिएशन, कंफर्मेशन है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट, इनको टर्म्स तो मैंने बता दिया आपको कि आज के ज़माने में कन्फर्म इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट ही उसी टर्म में एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड, फाइंडिंग, लोकेटिंग, प्राइसिंग, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इनवॉइसिंग, पेइंग, इनके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग किताबें हैं। ये बहुत बड़े सब्जेक्टमेंट है जो मैनेजमेंट कोर्स वाले जानते हैं इन चीज़ों को। क्वालिटी कंट्रोल, प्लान, इम्प्लीमेंट, एक्सेस, ये सब चीज़ें क्वालिटी मैनेजमेंट वाले जानते हैं। आप लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, शायद आपने सीखा भी होगा इसमें। फाइनेंस, हाँ, आगे लेबलिंग, पैकेजिंग एंड मार्किंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट रिस्क, पहले जैसे गुजरात में आपका कोई भाई बंधु बैठा है, अच्छा मित्र है, आपने भरोसे में एक्सपोर्ट कर दिया। अब फॉरेन में जो रहता है अपन ये समझते हैं बहुत पैसे वाला है, लेकिन वहाँ भी लोगों की स्थिति बड़ी ख़राब होती है। जहाँ से मैं लेके माल मंगा लिया, बेच बाच के गायब हो गया, अब आप कहाँ ढूंढने जाओ उसको। इसलिए ये ज़माना ऐसा चल रहा है कि इसमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने टर्म्स के ऊपर ही एक्सपोर्ट का काम करना है। डिलीवरी आपको टाइमली देनी है और विद गुड प्रोडक्ट देनी है। डॉक्यूमेंटेशन, पैन, बैंक अकाउंट, IEC, RCMC, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, स्टेटस होल्डर, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, ISO सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, टेस्टिंग सर्टिफिकेट, पैकिंग लिस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें। इसीलिए मैंने बताया कि कम से कम 36 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन आप उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनवॉइसिंग, मेट रिसिप्ट, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लीडिंग, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री किस लिए होती है और बिल ऑफ लीडिंग किस लिए होती है, कोई बता सकता है? मैंने बताया ना, यहाँ गुजरात में सब लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज है, चाहे कितने पढ़े हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे उधर बोलते हैं कि अनपढ़ जात खुदा जैसा और पढ़ा जाट, तो यहाँ भी लोग बहुत एंटरप्रेन्योर हैं। मैं पहले भी गुजरात में कई साल काम कर चुका हूँ। 2 साल मैं अहमदाबाद था, फिर 8 साल में राजकोट रहा। सौराष्ट्र के एक एक एक्सपोर्टर को मैं पर्सनली पहचानता हूँ। अभी सूरत में मुझे 1 साल हुआ है। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, लैंडिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फिर स्क्रिप्ट इश्यू होती है आपको हमारे यहाँ से।
नेक्स्ट, कस्टम्स बेनिफिट DTA यूनिट है। चूँकि मैं डेवलपमेंट कमिश्नर हूँ सूरत SEZ का, तो इन सब झंझटों में अगर आपको नहीं जाना है तो हमारे सेज में आके यूनिट लगाइए। आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम परमिशन दिया जाता है 5 साल के लिए, फिर आप आराम से हैसल फ्री बिजनेस कर सकते हैं। ना कोई GST लगता है, ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं पड़ती है आप। लेकिन वो उसी के लिए वायबल होता है जिसका इंपोर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो 40% से ऊपर इंपोर्ट कंटेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि आपको इतने डिपार्टमेंटों का सामना करना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि पीछे के लोगों के तो हुलिये उतर गए हैं। उन्होंने सोचा कि क्या झंझट में बैठा दिया, आज इतने सारे डिपार्टमेंट हैं तो हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से मैंने घोंसला कैसे बनाया, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। तो मित्रों, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप निष्पक्ष भाव से, जैसा कि मैंने बताया, जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, उसकी डेप्थ में जाइए और एक्सपोर्ट करिए, देश का मान बढ़ाइए, अपने क्षेत्र का मान बढ़ाइए। और जिस तरह से यहाँ टाटा जी ने जो इस नवसारी क्षेत्र का विस्तार किया है, हमारे परेश भाई बैठे हैं, ये भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े जागरूक इंसान हैं। SEZ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बार बार मेरी मुलाकात होती रहती है और हम हमेशा डेवलपमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। हमने अभी ये दृढ़ निश्चय लिया है कि SEZ में कम से कम 5000 पेड़ हम लोग लगा के रहेंगे। तो ये SEZ के स्लाइड्स हैं। इसमें जो यूनिट नई आती है उसको 100% इनकम टैक्स एग्जेप्शनल होता है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड देयर आफ्टर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसमें एक्सपोर्ट का ज़्यादातर लोग बाग इसीलिए आते हैं। डायमंड वाले काफ़ी हैं, क्योंकि उनको लिमिट के लिए अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं तो लिमिट उनकी बैंक से मिल जाती है और उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटी और भी मिलती है। फॉरेन ट्रेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें अलाउड है। 100% FDI इज ऑल्सो अलाउड। आप यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड आइटम का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी एक फैसिलिटी है वहाँ पर। नेक्स्ट, GST बेनिफिट, कोई भी GST लगता नहीं है आपको, ना रिफंड क्लेम करने का झंझट है, ना लगता है। प्री प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड पेपर वर्क, कोई झंझट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं लेना, कोई बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे दिन भर में कोई एक आधा आदमी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज आदमी को आने की ज़रूरत ही नहीं है, काम ऑटोमेटिकली होता रहता है उसका। नेक्स्ट, थैंक यू। मैं अपनी बात केवल 4 लाइनों से ख़त्म करना चाहता हूँ। अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी कम मिली है मेरे दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। त्याग दो सब ख्वाहिशें, त्याग दो सब ख्वाहिशें कुल अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।